पिछले दिनों में जो बिलाज का कत्ल केस है वो बड़ा हाईलाइट हुआ था और उसमें मरकजी किरदार जो था वो एहसन शाह था, उसका बहुत करीबी दोस्त। उसने दोस्ती जैसे बड़े नायाब रिश्ते को बदनाम किया। ये जो है ना, जितनी मेरा ख्याल उसको मैंने उसके साथ किया है ना, जिसकी इसकी मैंने तिलिया पंजा किया है, मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया के ऊपर किसी बंदे ने उसको जो है ना इतना जिच किया हुआ। उसके किरदार को मैंने खत्म कर दिया है। लोगों को मैंने जो उसका एंगल बताया ना, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे प्रोग्राम्स या मेरे दिए हुए जवाब उसके लिए पाकिस्तान रहना मुमकिन होगा। तो अभी वो कौन सी जेल में रह रही है? अभी वो हाई सिक्योरिटी जेल कोट लखपत के अंदर है। बड़ी सख्त जेल है, सारी कंक्रीट की बनी है। और उस जेल से जब वो वापस आएगा ना, तो सांप की तरह उसकी खाल नहीं आई होगी। ये बात नोट कर लीजिएगा। तो उसको कोई सजा भी होगी हमारे कानून के मुताबिक, या वो आजाद हो जाएगा? ये पाकिस्तान है ना, यहाँ पर कानून जो है ना वो एक जाला है कि जिसमें ताकतवर इसको फाड़ के निकल जाता है और जो छोटा जानवर है वो इसके अंदर फंस के रह जाता है। तो आपको क्या लगता है कि बलाज के कत्ल केस में कौन मुलव्विस था? बलाज के केस का जो मरकजी मुलजिम था ना, जो शूटर था, वो तो मर गया। अभी वो ठोस एविडेंस वो थी, वो अगर पकड़ा जाता तो वो ये बताता मुझे फलां ने भेजा है, फलां ने यहाँ से लेकर जाना था, मैं पिस्टल जो फलां से लेकर आया हूँ, मैंने ये चीज वहां पे जाकर देनी थी। वो तफ्तीश उससे शुरू होनी थी, उस पर खत्म होनी थी। टीफी भट्ट का नाम लिया जा रहा है बहुत ज्यादा। वो इसलिए लिया जा रहा है ना कि वो बंदा बीच में इन्वॉल्व है। वो बंदा उसकी वो माँ पर वो कत्ल हुआ है और वो लोग तो कहते हैं माँ पे, मैं कहता हूँ 100% उसका मशवरा बीच में था। लेकिन कोर्ट उसको बेल देगी, आप देख लीजिएगा। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कोर्ट उसको बेल देगी। एहसन शाह को भी बेल दे देगी और टीफी भट्ट को भी। तो एहसन शाह तो आप ये समझ लेना 23 तारीख है मेरा गालबन उसकी ना, वो 23 को कोर्ट उसको बेल दे देगी। और इसके बाद रह गया टीफी भट्ट वाला, वो प्रोटेक्टिव बेल करवाएगा, वो आएगा इस केस के अंदर, उससे अंदर ही नहीं जाना। अगर आप फैक्ट्स की बात करें ना तो वो अंदर नहीं जाएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका बलाज का कत्ल, तो मैं कहूँ जिम्मेदार टीफी भट्ट है। मैंने बिल्कुल जेन्युइन बात करनी है। मैं लोगों के सामने कल को गालियां खाऊं कि लोग हैं जो सब आप तो बड़ी ये बात करते थे, मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। लेकिन वो जो हवा में तीर छोड़ने वाली बात है वो ना करता हूँ और ना ही मैं करूंगा। शायद भी आपको देखा गया है, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपके साथ 20 से 22 गार्ड्स होते हैं और तकरीबन 23 असला के लाइसेंस आपके पास अपने हैं। क्या आपको ये रखना लाजमी होता है? ये चीजें ये रखना इसलिए लाजमी होता है ना कि मैंने प्रोग्राम्स में कहा है कि जब आपकी सुलह हो जाए ना तो 2 पिस्तौल लगाओ। सुलह से पहले एक भी चल जाता है। तो मैं जब खुद लोगों को ये बातें कहता हूँ, मैं उन पे अमल क्यों ना करूं? तो जाहिर है अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वेपन और लाइसेंस दिए हुए तो किस मकसद के लिए दिए हुए हैं? 5-5 हजार रुपए देके उनको रिन्यू करवा देता, ताकि 2-3 साल जो है डाक खानों को या वो वहां पे जाकर टिकटें ना लगवानी पड़े। तो हमारे तो लाइसेंस जो है पाकिस्तान को इतना फायदा है कि मेरा 20 साल पहले के मेरे लाइसेंस बने हुए हैं और लेटेस्ट उसके ऊपर सारे हथियार है, रसीदें मेरे पास मौजूद है, परमिट मेरे पास मौजूद है, उनका खुला एम्यूनेशन, कई अनलिमिटेड मेरे ऊपर एम्यूनेशन जो है उनके ऊपर दर्ज है। तो मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए रख सकता हूँ, कोई हर्ज वाली बात। कोई ऐसे बोर जैसे पिस्टल के 2 बोर हैं 357, वो 2 लाइसेंस मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आपके पास ही है। 357 का जो है ना, वो आम सिविलियन को वैसे वो पिस्टल नहीं चढ़ता। लेकिन अगर वो मेरे चूंकि भाई डिस्ट्रिक्ट जज थे ना, तो उनके लाइसेंस के ऊपर रिटेनर में था। तो जब उनकी डेथ हुई तो रिटेनर से मैंने ट्रांसफर करवा लिए। 357 जो है 45 बोर, ये भी प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन ये आम बंदे के पास ये बोर नहीं होते। तो मेरे पास 257 के रिवॉल्वर हैं, 357 के, वो स्टेनलेस स्टील के टॉरस के। उसके अलावा टॉरस के मेरे पास पिस्टल हैं, सिग के हैं, डैबो के 2 पिस्टल हैं, डैबो डबल एक्शन होता है। उसके अलावा स्कॉर्पियन इंट्राटेक्ट है, उसकी जो है जस्टर की पंप एक्शन है, 9mm की इंट्राटेक्ट है। ये सारे वेपन में कौन सी ऐसी बेहतरीन राइफल है जो आपने रखी हुई है? और जो राइफलों को मैं खिलाफ हूँ। हमारे ये शहर का कल्चर है, यहाँ पे गाड़ियों के अंदर पिस्टल कामयाब है। मेरे पास सारी ही पिस्टल है, यानी कि शी वो भी पिस्टल है, स्कॉर्पियन है वो भी पिस्टल। देखने में आपको गन लगती है, उसका डिजाइन जो है ना इस तरह बनाया गया, आप उसको हाथ में पकड़ते हैं तो वो लगता है कि ये स्कॉर्पियन एमपीवी टाइप है मेरे ख्याल में। वो कौन सी? नहीं, एनपीवी जो होती है ना वो नॉन प्रोहिबिटेड बोर होता है, तो वो भी नॉन प्रोहिबिटेड बोर है। उसमें 32 की जो है स्पेशल की गोली पड़ती है उसके अंदर, वो जो है ना स्कॉर्पियन के अंदर। तो एक होता है प्रोहिबिटेड वेपन, वो होती है क्लैशनकोफ AK-47। वो मैंने नहीं बनवाया क्योंकि लाहौर के अंदर ये चीजें वारा नहीं खाती कि गन को आप लेकर नीचे निकले गाड़ी में से फिर बैठे। यहाँ पे गाड़ियों का ज्यादा इंतजाम होता है, तो पिस्टल एक बड़ा सिक्योर हथियार है अगर वो चलने वाला किसी अच्छी ब्रांड का हो तो। अच्छा, आपके बारे में ये भी है कि आपने 2 करैक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाए हुए हैं। बिल्कुल बनवाए। वो किस तरह आपने हासिल किए? वो मेरे पास सारा दिन का चिराग है। देखे भैया, ये तो वो सवाल है, इसका सवाल जाकर बाजारों से पूछे। हाँ जी। मैंने तो वो बनवाए हैं। मेरे पास 2 पुलिस के जो है ना करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट उनको बोलते हैं, वो मेरे पास बने पड़े हुए हैं। और दोनों जो है ना वो जेन्युइन बने हुए हैं, उनका अंदराज हुआ हुआ है। और एक तरफ ये कहते हैं कि इतने उस वक्त मुकदमा जो 40-50 के करीब थे, लेकिन 50 मुकदमा के बावजूद भी ले लेना, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने जो है ना डीएसपी लीगल साहब यहाँ पे होते थे, उनका नाम था लतीफ साहब जी, और डीएसपी लतीफ थे, डीएसपी लीगल तिलकचरी में बैठते थे। उन्होंने इनको कहा था कि भाई आप ये लिख के भेजे मुझे
कि ये बंदा रिकॉर्ड याफ्ता है। हाँ। तो इनको पता था सजा तो ये किसी केस में, तो उन्होंने लिख के भेजा नो हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड। जी। तो बस वही जो था ये उसके ऊपर चढ़ गया था। वो जेन्युइन बने हुए, वो बन जाते हैं। अच्छा। और कोई भी बंदा अगर जिसको थोड़ी सी कानून की समझ हो ना, वो बनवा सकता है। एक लड़की ने आप पे कोई जुमला कसा था किसी बाहरले मुल्क, वो क्या स्टोरी थी? बाहर के मुल्क मेरे ऊपर बड़े लड़कियों ने जुमले कसे। आप किस जुमले की बात कर रहे हैं? वो एक जो कह रहे थे कि आप तुसी मुसलमान हो? हाँ शायद नहीं, वो यहाँ पे हुआ था, लाहौर लाहौर के अंदर हुआ था। लाहौर के अंदर हुआ था। वो एक लड़की थी, मैं इसको बड़ा ना, बस उम्र इस तरह की थी ना, मैं आपको बताया कि फिल्म में सेंटर था मेरा। अच्छा। तो लड़की बड़ी अच्छी लगती थी मुझे ना, तो मैं उसको जो है ना बड़ा लाइक करता था। तो मैंने वो जब उससे गुजरना, मैंने स्पेशली एक दुकान के सामने आकर बैठ जाना ना, जी। तो वो उसको मैंने देखना, थोड़ा सा छेड़ा छेड़ी भी जिस तरह लड़के करते हैं। वो काम अच्छा नहीं था, लेकिन आपने सवाल किया और मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कोई भी कारी देखने वाला है कि चोई साहब के आ जाना काम पे टांग गई हैं, बिल्कुल। यहाँ पे ऐसा काम ही नहीं होगा। तो वो लड़की होती है, मैंने मौसम को बड़ा रेशमी देख कर, बड़ा खिला हुआ मौसम है, तो मैं उसके सामने जाके खड़ा हो जाता हूँ और मैं अभी बात करने लगता हूँ। मुझे कहते तुम पहले ये बताओ तुम मुसलमान हो? तो वो उस वक्त जाहिर है म्यूजिक सेंटर था, उस वक्त जो था ना डिस्को का दौर था, ये हाई डिस्को की थी, 80s के बाद का दौर। हाँ। ब्लू यहाँ पे बाजू होना, ये ब्लैक होना, ये लाल ये जेब होनी, व्हाइट कॉलर बटन, और इस तरह के डिस्को का सारा सीन था ना।